विद्यार्थियों, अभी अभी मैंने आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नोटबुक के ऊपर में दिखाया था, रीड किया था, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अनुसार, जैसा आपको मालूम है कि मिस्टर अमर एक निवासी है जिसके 2 मकान है। पहला मकान वो खुद रहने के लिए उपयोग में ला रहा है, दूसरा मकान उसने किराए से दिया है और उस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इतनी सारी जानकारी दी थी। और वो जानकारी देते समय मैंने आपको एक चीज को समराइज किया था कि उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और जो इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अलावा भी मैंने कहा हूं कि किसी प्रकार का कोई भी खर्चा जो मकान के रखरखाव पर होता है वो कहीं पर भी सोल्यूशन करते समय कंसीडर नहीं करना। अब मुद्दे पर आएंगे कि जो मैंने आपको गणित दिया है उसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो अब आप वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि जो मैंने सोल्यूशंस बनाए हैं वो नोटबुक के ऊपर में पूरा का पूरा लिखा हुआ है और उसको मैं अब आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए, ये वीडियो के ऊपर में ये है सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन है। अब देखिए, इसमें मैंने सिर्फ हेडिंग नहीं दिया है, वो हेडिंग बेटा आप लोगों को लिखना है। हेडिंग क्या होगा हमारा? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अमर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ये ट्रेडिशनल अपना हेडिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। तो टेक्निकली टेबल बनेंगे, पर्टिकुलर्स, हाउस 1, हाउस 2, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पर्टिकुलर्स है, हाउस 1 है, हाउस 2 है। उसके नीचे की लाइन में हाउस 1 के नीचे लिखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में था कि इसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, सेल्फ आर स्टैंड फॉर रेसिडेंस, सेल्फ रेसिडेंस, एंड द सेकंड हाउस इज लेट आउट। Therefore, we will start the numerical problem and our first items will be municipal value। आप ख्याल रखिए, हिंदी माध्यम के छात्र हैं, लेकिन आपको बेटा गणित हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ही सॉल्व करना है, इसीलिए सॉल्यूशन भी अंग्रेजी में है और मैं कोशिश करूंगा आपको कि यह टर्म समझ में आए। म्युनिसिपल वैल्यू, भले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 4 lakhs दी है, बट यहां पर मैंने नील क्यों लिखा? बिकॉज द रीजन इज दैट दिस हाउस आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर self residence and therefore as per income tax rule the house which are being utilized for self residence their annual value will be nil। जो खुद रहने के निवास का मकान है, आयकर कानून की धारा के अनुसार ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य कैलकुलेट ही नहीं होता है। इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भले उसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन आपको ये दिखाई देगा आउटराइट नील 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 चल रहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। इफ सपोज देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड वन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इनकम फ्रॉम सेल्फ रेसिडेंस एंड अदर इज लेट आउट, आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो लेट आउट के मकान में करनी। तो म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ नील, यहाँ 5 लाख है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हाउस 1 की प्रॉब्लम में दी है, लेकिन यहां पर हम नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस हाउस आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस, बट लेट आउट वाले की वैल्यू लिखा 4,50,000। फिर गवर्नमेंट का कानून क्या बोलता है इनकम टैक्स का कि म्युनिसिपल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज मोर विल कंसिडर हियर। सो तो 5 lakhs 450, which is more, which is greater, 5 lakh, hence 5 lakh will represent. Now this will actually compared with standard rent which is not given in the numerical problem. Therefore our next step will be rent received। Normally rent received किससे होता है? उस हाउस से होता है जो हमने रेंट पर दिया हुआ है। सेल्फ रेसिडेंस का तो रेंट का सवाल ही नहीं आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी नहीं दिया हुआ है। बट फॉर लेट आउट वी रिसीव्ड द रेंट 4,75,000। अगेन वी विल कंपेयर विद अर्लियर वैल्यू एंड रेंट रिसीव्ड विच एवर इज मोर। सो 5 lakhs 475 which is greater, 5 lakh, so therefore which is more is equal to gross annual value। So first we will calculate gross annual value, then we will turn to further process. After compute the gross annual value, you will find here that the first house is again nil because it is self residential house। गलती से भी यहां पर कोई वैल्यू लिखनी नहीं। नाउ अब इसमें से हम डिडक्ट क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स कितना? 10%। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मैंने बताया था, उसके अंदर में 10% टू हुम। सो इट इज द रूल्स, इट विल ऑलवेज कैलकुलेट 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू बिकॉज यू हैव ए म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट रिसीव्ड, मे बी स्टैंडर्ड रेंट। बट आपको अच्छी तरह ख्याल रखना है
गणित में जब म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज देगा तो उसका कैलकुलेशन सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू पर ही होगा, दूसरी वैल्यू पर नहीं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, लकीली यहाँ 5 lakhs आया, इट इज कोइंसिडेंट, हर समय ऐसा होगा नहीं। इसीलिए आपको म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे नहीं निकालनी है, बल्कि वो निकालनी है म्युनिसिपल वैल्यू पर। पहले हाउसिंग कितनी है? 5 लाख। 5 लाख के 10% 50,000 माइनस होगा 5 लाख में से, बचेगा कितना? 450। व्हाट इज दिस? दिस इज नेट एनुअल वैल्यू। It means first we will calculate the net annual value on the basis of data available, but we must keep in our mind no value will be calculated in the case of self residence house. Okay? मुझे लगता है यहां तक आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इसके पहले के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आप वीडियो देखो, यही प्रोसेस। अब हम आते हैं अगला, लास्ट डिडक्शन। डिडक्शन हियर इज द 2 types of deduction is available. Number 1, standard deduction 30% of annual value as per income tax act for the assessment year 2020-21. This is universal accepted rate. और यही मैंने आपसे कहा था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बताया था कि वहां पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस बोला हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम बोला हुआ है। मैंने क्या बोला था कि ऐसे कई खर्च गणित में दिए रहेंगे। इतना ही नहीं, सफेदी किया, मकान की दुरुस्ती किया, मकान को डेंटिंग किया, मकान को पेंटिंग किया, होने दो सर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गणित में दिया है, हाँ देने दो सर। वहां आंकड़े दिए थे 5,000, 50,000, 15,000 रहे होंगे। आपको बता रहा हूं, कानून ये बोलता है कि हाउस ओनर इज अलाउड ओनली 30% ऑफ एनुअल वैल्यू व्हाट्स एवर इट मे बी द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपने वास्तविक खर्च कितना किया है, इसको कोई वैल्यू नहीं है। आप खर्च करो, चाहे फुटी कौड़ी खर्च मत करो, एनुअल वैल्यू पर 30% डिडक्शन मिलना ही मिलना है। लेकिन ख्याल रहे, ये डिडक्शन भी उस मकान पर नहीं मिलेगा जो आपके खुद रहने के लिए उपयोग में आ रहा है, जैसे इस गणित में हाउस नंबर 1। तो चलिए 30% डिडक्शन आप एनुअल वैल्यू निकालना है, तो एनुअल वैल्यू यहां पर है कौन से मकान की? दूसरे मकान की। कितनी है? 4,50,000। 4,50,000 का 30% कितना होगा? आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलेटर आपके पास में है, सिंपल कैलकुलेशन है। 4,50,000 का राइट हैंड साइड से 1 0 ड्रॉप करो, ये 10% मिल गया। हाउ मच दिख रहा? 45,000। जब 10% 45,000, तो 20% 90,000। 10 का डबल 20, 10 का टिबल 30, तो 45 का टिबल कितना होगा? तो 45 का 3 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 15 की 5 हासिल का 1 3 4 12 और 1 13, 1,35,000। राइट? यहां पर क्यों लिखा नील? बिकॉज एनुअल वैल्यू है ही नहीं। अब आते हैं सेकंड डिडक्शन। ये मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। यहां पर आपको सिर्फ मुद्दे की 2 बात याद रखनी है। सबसे पहले तो देखो कि इंटरेस्ट काय पर पेड किया है? लोन पर। लोन काय के लिए लिया है? मकान के कंस्ट्रक्शन या मकान का रिकंस्ट्रक्शन या मकान की खरीदी। इसके अलावा किसी और पर्पज से यदि लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शंस अलाउड नहीं है। You keep in your mind, many a time the numerical problem will be say कि Mr. Amar has taken a loan on house। मकान पर लोन भी अलाउड नहीं है। बात को समझा करो। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस, लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ हाउस इज अप्लीकेबल, इट इज अलाउड। बट ही सेज द लोन इज टेकन ऑन हाउस। ऑन हाउस का मतलब होता है मकान गिरवी करके लिया गया कर्ज। अब मकान गिरवी करके यदि कर्जा लिया है तो उसने दूसरे पर्पस के लिए लिया होगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई बार ऐसा आएगा कि मिस्टर अमर हैज बारोड ए लोन ऑन हाउस फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, फॉर हिज सन्स मैरिज, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर एटसेट्रा एटसेट्रा। ख्याल रहे, हर कर्ज पर ब्याज, every types of loan taken and interest paid is allowed here? No, nothing, only single interest, and that's to be on loan taken for construction or reconstruction. Now here is a rule,
आप गणित को गौर से देखना, उसमें पहले मकान के ऊपर में ब्याज का 50,000 चुकाया है और दूसरे मकान पर ब्याज का 2.5 लाख रुपए चुकाया है, 2,50,000। लेकिन मैंने सोल्यूशन में 250 लिखा है क्या? नहीं लिखा, यह 2 लाख लिखा है। अब इसको आप अच्छे से समझो। हाउस कंस्ट्रक्शन पर या रिकंस्ट्रक्शन पर लिए गए ब्याज की कितनी रकम डिडक्शंस के लिए अलाउड है? तो इनकम टैक्स का कानून बोलता है ज्यादा से ज्यादा एक मकान पर 2 लाख रुपए तक के का ब्याज आप डिडक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं, कम का कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो, आपको दिखाना है तो ये एक बार और मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये आंसर। ये देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। पहले हाउस का 50,000, दूसरे का 250। व्हाट आंसर? 50 का 50 तो दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, हाउस 1 50,000, बट हाउस 2 में कितना? 2.5 लाख है क्या? नहीं है। कितना लिखा है? 2 लाख। वाई? बिकॉज हियर इज द रूल्स अप्लीकेबल। रूल सेज no deduction will be allowed more than 2 lakhs. Hence, the deductions will be for 2 lakhs as far as concern the house 2 and 50,000 for house 1. Now, final decision will be income from house property. तो पहले मकान की इनकम कितनी है? इनकम तो है ही नहीं, बल्कि पेमेंट है। अब पेमेंट होने के कारण ये पहले हाउस का आंसर माइनस में आएगा, ख्याल रखना। बट second house, here is the income 4,50,000 and deduction is 135 and 2 lakhs, मतलब 1,35 और 2, ये टोटल मिलके कितने हो गया? 3,35,000। जबकि इनकम कितनी है? 4,50,000। तो 4,50 में से ये 3,35 गए, तो ये इनकम निकल गया 1,15,000। सो द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हाउस 1, देयर इज ए लॉस। व्हेनेवर द आंसर इज इन माइनस, it is indicate that there is a no income from house 1 because it is self residence. And you please keep every time from the house which are being utilized for self residence will never income, will always loss. But in the house 2 there is a income of 1,15,000. Hence net income from house property is equal to income minus loss. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 1,15,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 50,000। तो 1,15 की इनकम में से अब 50,000 गए, तो तुम्हारे पास नेट रकम बची 65,000। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल आंसर, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹65,000। होप यू विल अंडरस्टैंड। वी विल ट्राई अनदर प्रॉब्लम विथ नेक्स्ट।